कभी सोचा है कि पूरी दुनिया में पैसों का लेन देन यानी कि ग्लोबल फाइनेंस किन नियमों पर चलता है? नियम तो हैं, लेकिन मजे की बात यह है कि ये नियम हमेशा से बदलते रहे हैं। तो आज हम इसी दिलचस्प सफर को देखेंगे कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली सोने की मजबूत नींव से शुरू होकर आज की एक बिल्कुल अलग दुनिया तक पहुंची है। तो मन में पहला सवाल यही आता है कि आखिर दुनिया भर के सारे देश मिलकर एक ही फाइनेंशियल रूल बुक पर राजी क्यों नहीं हो जाते? सुनने में तो ये काफी आसान लगता है ना, पर असल में मामला इतना सीधा है नहीं। और इसका जवाब थोड़ा हैरान करने वाला है, क्योंकि पिछले 150 सालों में ग्लोबल फाइनेंस को चलाने के लिए जो भी नियम कानून बनाए गए वो सभी एक एक करके टूट गए। हर सिस्टम में कोई ना कोई ऐसी कमी थी जो आखिर में उसके टूटने की वजह बन गई। तो इस कहानी में हम देखेंगे कि ये सब जानना आखिर जरूरी क्यों है। हम गोल्ड स्टैंडर्ड के सुनहरे दिनों से शुरुआत करेंगे, फिर लड़ाइयों के बीच फैली आर्थिक अफरा तफरी को देखेंगे, उसके बाद ब्रेटन वुड्स में एक नई दुनिया बनाने की कोशिश को समझेंगे और आखिर में आज की इस उलझी हुई नॉन सिस्टम की पहेली को सुलझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर एक भविष्य के मैनेजर के लिए या किसी भी बिजनेस लीडर के लिए ये सब जानना जरूरी क्यों है। देखिए, इतिहास आज के बिजनेस को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। इन पुराने सिस्टम्स को समझने से पता चलता है कि आज करेंसी रेट में इतना उतार चढ़ाव क्यों होता है। इससे सेंट्रल बैंक आगे क्या कदम उठा सकते हैं, इसका अंदाजा लगाने में मदद मिलती है, और ये किसी भी कंपनी के ग्लोबल एक्सपेंशन प्लान के लिए एक बहुत जरूरी जानकारी है। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। दुनिया का सबसे पहला बड़ा फाइनेंशियल सिस्टम, इसे आप ग्लोबल फाइनेंस के लिए नियमों का ओरिजिनल सेट भी कह सकते हैं। ये जो टेबल है, ये एक तरह से हमारी पूरी बातचीत का रोड मैप है। ये उन 4 अलग अलग दौर को दिखाती है जिनसे हम गुजरेंगे। गोल्ड स्टैंडर्ड की स्थिरता, फिर वर्ल्ड वॉर्स के बीच की अफरा तफरी, ब्रेटन वुड्स का कंट्रोल वाला सिस्टम और आखिर में आज का फ्लेक्सिबल दौर। तो ये क्लासिकल गोल्ड स्टैंडर्ड आखिर था क्या? ये एक बहुत ही सीधे और मजबूत आइडिया पर टिका था। हर देश की करेंसी की कीमत सोने की एक तय मात्रा के बराबर थी। मतलब कागज का पैसा सिर्फ एक वादा था जिसे आप जब चाहें असली सोने में बदल सकते थे। इसी ने पूरे सिस्टम को एक ठोस आधार दिया। अब इस सिस्टम को चलाने के लिए समझ लीजिए कि 3 बड़े सिंपल से नियम थे। पहला, अपनी करेंसी की कीमत सोने में फिक्स कर दो। दूसरा, सोने को देशों के बीच आसानी से आने जाने दो। और तीसरा, आप उतना ही पैसा छाप सकते हैं जितना आपके पास सोना है। इन 3 नियमों ने सिस्टम को लगभग ऑटोमेटिक बना दिया था। और इन नियमों का कमाल ये था कि ये सिस्टम अपने आप काम करता था, बिना किसी सरकारी दखल के। सोचिए, अगर कोई देश सामान खरीद ज्यादा रहा है और बेच कम रहा है तो सोना देश से बाहर जाएगा। कम सोने का मतलब है देश में कम पैसा, जिससे चीजों की कीमतें गिरेंगी। और जब सामान सस्ता होगा तो दूसरे देश उसे ज्यादा खरीदेंगे, यानी एक्सपोर्ट बढ़ेगा और व्यापार का बैलेंस अपने आप ठीक हो जाएगा। कितना शानदार मैकेनिज्म था। लेकिन जैसा कि होता है, ये अच्छी चीजें हमेशा नहीं चलती। पहले वर्ल्ड वॉर ने सब कुछ बदल कर रख दिया और ग्लोबल फाइनेंस को कई दशकों की उथल पुथल में धकेल दिया। तो गड़बड़ हुई कहाँ? देशों को जंग लड़ने के लिए पैसा चाहिए था, तो उन्होंने ज्यादा नोट छापने के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड को छोड़ दिया। इसके बाद तो एक होड़ सी लग गई। हर देश अपनी करेंसी की कीमत गिराने लगा ताकि इसका एक्सपोर्ट सस्ता हो जाए। फिर आई महामंदी और ग्लोबल व्यापार लगभग ठप हो गया। सहयोग की भावना पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। और ये एक बहुत जरूरी बात है। ज्यादातर एक्सपर्ट्स इस बात पर सहमत हैं कि जो देश गोल्ड स्टैंडर्ड से चिपके रहे, उन्होंने महामंदी में सबसे ज्यादा नुकसान उठाया। इस सिस्टम ने कीमतों में गिरावट यानी डिफ्लेशन को पूरी दुनिया में फैला दिया, जिससे आर्थिक रिकवरी नामुमकिन सी हो गई। तो इतने सालों की उथल पुथल के बाद दुनिया के नेताओं को समझ आ गया कि अब कुछ तो करना ही पड़ेगा। एक नए स्थिर सिस्टम की सख्त जरूरत थी। और इसी सोच के साथ 1944 में, जब दूसरा वर्ल्ड वॉर बस खत्म ही होने वाला था, 44 देशों के प्रतिनिधि अमेरिका के ब्रेटन वुड्स नाम की जगह पर मिले। उनका मकसद सिर्फ एक था, एक ऐसा सिस्टम बनाना जो दोबारा वैसी आर्थिक तबाही न आने दे। और इस पूरे नए सिस्टम की नींव रखी गई सिर्फ एक नंबर पर, $35। तय किया गया कि 1 आउंस सोने की कीमत 35 अमेरिकी डॉलर होगी। और फिर दुनिया की बाकी सभी करेंसीज को अमेरिकी डॉलर के साथ जोड़ दिया गया। डॉलर ही अब दुनिया का नया एंकर बन गया। तो पुराने गोल्ड स्टैंडर्ड और इस नए सिस्टम में एक बहुत बड़ा फर्क था।
पुराने सिस्टम में कई देशों की करेंसी सीधे सोने से जुड़ी थी, लेकिन ब्रिटेन वुड्स में सिर्फ अमेरिकन डॉलर सीधे सोने से जुड़ा था और बाकी सब डॉलर्स से। ये एक सेंट्रलाइज सिस्टम था जिसे मैनेज करने के लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF बनाया गया। लेकिन इस नए शानदार दिखने वाले सिस्टम में भी शुरुआत से ही एक बहुत बड़ी कमी छुपी हुई थी, एक ऐसा विरोधाभास जो आखिर में इसके टूटने की वजह बना। इसे ट्रिफिन पैराडॉक्स कहते हैं। समझिए, दुनिया को व्यापार करने के लिए डॉलर्स की जरूरत थी और डॉलर कौन छापता था? अमेरिका। इसका मतलब था कि अमेरिका को लगातार डॉलर छापकर दुनिया में भेजने पड़ते। लेकिन अमेरिका जितने ज्यादा डॉलर छापता, सोने में बदलने का उसका वादा उतना ही खोखला लगने लगता। मजे की बात यह थी कि इस सिस्टम की कामयाबी ही उसकी नाकामी का कारण बन रही थी। और आखिर में 1971 आते आते ये सिस्टम टूट गया। 15 अगस्त को अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन ने ऐलान कर दिया कि अब अमेरिका डॉलर के बदले सोना नहीं देगा। इसे निक्सन शॉक कहा जाता है। इसे बचाने की कुछ नाकाम कोशिशें हुईं और 1973 तक ब्रेटन वुड्स सिस्टम आधिकारिक तौर पर खत्म हो गया। तो ब्रेटन वुड्स के खत्म होने के बाद हम आज के दौर में आते हैं, एक ऐसा दौर जिसमें कोई एक रूल बुक नहीं है, इसीलिए कई लोग इसे नॉन सिस्टम भी कहते हैं। आज की दुनिया में कोई एक नियम नहीं है। हर देश अपनी जरूरत के हिसाब से अलग अलग तरीका अपनाता है। कुछ देश जैसे यूरोजोन वाले एक ही करेंसी इस्तेमाल करते हैं। कुछ जैसे सऊदी अरब अपनी करेंसी को डॉलर से जोड़कर रखते हैं। भारत और चीन जैसे देश मैनेज्ड फ्लोट अपनाते हैं, जहां मार्केट रेट तय करता है पर सेंट्रल बैंक दखल दे सकता है। और फिर अमेरिका और जापान जैसे देश हैं, जहां रेट लगभग पूरी तरह से मार्केट पर छोड़ दिया जाता है। तो सवाल ये है कि हर देश सबसे अच्छा वाला ऑप्शन क्यों नहीं चुन लेता? इसकी वजह है एक मजेदार पहेली, जिसे इम्पॉसिबल ट्रिनिटी कहते हैं। इसके मुताबिक कोई भी देश एक ही समय पर ये तीनों चीजें नहीं पा सकता: स्थिर एक्सचेंज रेट, फ्री कैपिटल फ्लो और आजाद मॉनेटरी पॉलिसी। आपको इन तीन में से कोई एक तो छोड़ना ही पड़ेगा, और इसी वजह से आज कोई भी एक सिस्टम हर किसी के लिए काम नहीं करता। तो गोल्ड स्टैंडर्ड की मजबूत पकड़ से लेकर ब्रेटन वुड्स के सेंट्रलाइज्ड सिस्टम तक और अब आज की इस लचीली नॉन सिस्टम वाली दुनिया तक, ये पूरा सफर हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। क्या आज की इस कॉम्प्लेक्स ग्लोबल इकोनॉमी में यही नॉन सिस्टम ही एकमात्र ऐसा तरीका है जो काम कर सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाले कई सालों तक खोजा जाता रहेगा।